अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, C# फॉर बिगनर्स की एक और क्लास में मैं आपको वेलकम करता हूँ। प्रीवियस कुछ क्लासेस तक हमने वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया था और आज की इस क्लास से हम C# में कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहला जो कंडीशनल स्टेटमेंट हम डिस्कस करेंगे वो होगा इफ स्टेटमेंट। अगर आप अपनी एप्लीकेशंस में, अपने प्रोग्राम्स में इंटेलिजेंस लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम इतना स्मार्ट हो कि वो डिसीजन मेकिंग कर पाए, तो उसके लिए हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स या कंडीशनल स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं। तो इस स्टेटमेंट भी उन्हीं में से एक है। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप एक टेस्ट केस बनाते हैं, एक कंडीशन बनाते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर वो कंडीशन मैच कर जाती है, तब आप कोई भी एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवाते हैं, अदरवाइज कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब वैसे तो C# का जो फ्लो था कोड का, जो हमने पहली क्लास में देखा था, वो ये था कि आपका जो कोड होता है वो टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगाते हैं तब कंडीशन के बेस पे ये डिसाइड होता है कि कौन सा कोड चलेगा और कौन सा कोड नहीं चलेगा। जिस तरह रियल लाइफ में भी हमारे पास कंडीशंस होती हैं, लाइक अगर आपको घर वाले कहते हैं कि आप ग्रोसरी लेके आए, तो उस पर भी कंडीशन होती है कि अगर शॉप खुली है, अगर मार्केट खुली है, तब आप ग्रोसरी लेके आएंगे, अदरवाइज आप नहीं लेके आएंगे। तो ये कंडीशन है। या आपके पास सब्जेक्ट्स में भी कंडीशन होती हैं कि अगर आप एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लाते हैं तब आप पास होंगे, वरना आप फेल हो जाएंगे। तो इसी तरह की अगर कंडीशंस आपको अपने प्रोग्राम्स में बनानी है तो उसके लिए आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस स्टेटमेंट को सीखते हैं। अब सबसे पहले इसका जो सिंटैक्स है वो ये है कि आप लिखेंगे इफ, उसके बाद आप ये दो जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं ये देंगे और यहाँ पे आप अपनी कंडीशन बताएंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो उसके बाद इसकी एक बॉडी होगी। तो जितना भी इस बॉडी के अंदर आप कोड लिखेंगे, कुछ भी आप लिखें, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो सारा कोड स्किप हो जाएगा। अब अगर आपने इफ लिखना है तो उसका एक शॉर्टकट तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। आप इफ लिख के अगर 2 दफा टैप टैप करेंगे तो आपके पास इसकी जो ब्रैकेट्स और बॉडी है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिखता हूँ, इफ 10 लेस देन या ग्रेटर देन 5, अगर जो 10 है, 10 जो नंबर है वो 5 से बड़ा है, ये कंडीशन पहले कंपेयर होगी। अब ये जो बीच में आप ये ऑपरेटर देख रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं रिलेशनल देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। इसको यूज करके हम बेसिकली दो वैल्यूज को कंपेयर करवाते हैं आपस में। अब ये दो वैल्यूज आपस में कंपेयर होगी। मैथमेटिकल स्टेटमेंट है बेसिकली ये कि अगर 10 बड़ा है 5 से, इसका मतलब है कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा, यानी ये कंडीशन मैच हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स से मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन CW टैप टैप, लेट्स से हेलो। इसको मैं कंट्रोल F5 से एग्जीक्यूट करता हूँ प्रोग्राम को। और अभी आप देखें यहाँ पे मेरे पास जो इसकी बॉडी में कोड था हेलो, वो यहाँ पे प्रिंट हुआ है क्योंकि कंडीशनल हमारे पास मैच हो रही है। अगर यहाँ पे मैं कंडीशन इस तरह लिख दूँ 10 ग्रेटर देन लेट्स से 15, अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 10-15 से तो बड़ा नहीं है ना। ये मैथमेटिकल एक आपके पास स्टेटमेंट है। अब क्या होगा, अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास हेलो प्रिंट नहीं हुआ। ये सारी जितनी भी इसकी बॉडी दी, आप जितना भी कोड लिखेंगे वो सारा स्किप हो जाएगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती। इसी तरह से आप मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन, यानी इसका मतलब है कि अगर 10 से ये वैल्यू बड़ी है। आप यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर आपने बिल्कुल इक्वल चेक करवानी है कि ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं, तो आप डबल इक्वल टू लिखेंगे। याद रहे प्रोग्रामिंग में आपके पास जो सिंगल इज इक्वल टू आप यूज करते हैं उसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। उससे बेसिकली हम वैल्यूज को असाइन करते हैं। लाइक एक वेरिएबल है इंट ए, उसके अंदर हमने वैल्यू असाइन कर दी 50, ये 50 ए के अंदर स्टोर करवाई है हमने ये ऑपरेटर यूज करके। अगर आपने कंपेयर करवानी है वैल्यू तो आप इस तरह सिंगल इज इक्वल टू अगर लिखेंगे तो ये एरर देगा आपको, क्योंकि 10 में 15 असाइन नहीं होगा, ये वेरिएबल नहीं है। तो अगर आपने दो वैल्यूज को कंपेयर करना है कि वो बिल्कुल इक्वल है एक दूसरे के, तो आप डबल इज इक्वल टू का साइन यूज करेंगे, यानी ये इक्वल टू है इसके तरह, ये इक्वल टू है इसके तरह। अब ये भी कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि 10 तो 15 के बराबर नहीं है ना। अगर यहाँ पे मैं ये लिखूँ 10 इक्वल्स टू 10, अब ये कंडीशन ट्रू होगी और अब आपका ये जो कोड है वो रन करेंगे।
इसी तरह से आप कुछ और ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक नोट। अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करेंगे इसका मतलब है नोट, और इसके साथ इज इक्वल टू लगा देंगे तो इसका मतलब है नोट इज इक्वल टू। यानी इसका मतलब ये कि अगर 10 10 के बराबर ना हो तो ये वाला आप कोड चलाओ। अभी तो 10 10 के बराबर है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब देखें ये कोड नहीं चला, लेकिन अगर यहाँ पे मैं लिखूँ कोई दूसरा नंबर 10 नहीं है बराबर 11 की, ये कंडीशन ट्रू है। वाकई में 10 11 के बराबर नहीं होता। आप यहाँ पे लेस देन भी यूज़ कर सकते हैं, या हम ये आने वाली क्लासेस में भी इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे क्या 10 छोटा है 11 से। अब ये कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि 10 11 से छोटा है। अभी आपकी जो बॉडी है इसकी ये चलेगी। ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो हम इसमें चेक करवाते हैं, ये आप यूज़र से इनपुट करवा के उनको भी मैच करवा सकते हैं। जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो बहुत कम चांस होता है कि आप ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये स्टैटिक लिखें। ये वैल्यूज़ आपको यूज़र से इनपुट मिल रही होती है। लेट्स से एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं, थोड़ी देर में प्रोग्राम बना के फिर वापस आता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम क्रिएट किया है जिसके अंदर एक वेरिएबल है इंग्लिश मार्क्स के नाम से, और मैंने यूज़र से एक वैल्यू इनपुट ली है जो कि इंग्लिश मार्क्स के वेरिएबल में स्टोर करवा दी है। अब ये हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा था कि किस तरह आप यूज़र से वैल्यू इनपुट करा सकते हैं C# में, और उसको मैंने कन्वर्ट भी कराया है इनपुट और पास को यूज़ करके। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई है, स्टेटमेंट लिखी है, और स्टैटिक नंबर वैल्यू लिखने की बजाय मैंने यहाँ पे लिखा है वेरिएबल का नाम। अब मैं उस वेरिएबल के नाम को यहाँ पे कंपेयर करा रहा हूँ, यानी इसमें जो भी वैल्यू है वो कंपेयर होगी। इंग्लिश मार्क्स की जो भी वैल्यू है, जो भी यूज़र इनपुट करेगा, अगर वो 40 से अबव है, ग्रेटर है, बड़ी है 40 से, तो उसको आप शो करा दे कि आप पास हैं। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को इस पॉइंट पे एग्जीक्यूट करूँ और आप देखें यहाँ पे अगर मैं वैल्यू देता हूँ 50, आपके पास लिखा हो रहा है यू आर पास। यानी जब ये वैल्यू ट्रू हो रही है तो आपकी ये बॉडी चल रही है। अगर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ और वैल्यू देता हूँ मैं 30, अब ये कंडीशन फेल होगी। अब यहाँ पे आप देखें कांग्रेट्स और यू आर पास्ट नहीं लिखा हो रहा। अगर आप 40 भी देंगे तब भी कंडीशन फॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने जो कंडीशन लिखी है वो ये लिखी है कि अगर इंग्लिश की मार्क्स 40 से बड़ी हैं। अगर मुझे ये भी प्रोग्राम को बताना है कि 40 या 40 से बड़ी वैल्यू को पास कंसीडर करना है, तो आप यहाँ पे एक और ऑपरेटर यूज़ कर लें, इक्वल्स टू। अब इसका मतलब है कि अगर इंग्लिश की मार्क्स बड़ी हैं या बराबर हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 के, तो आप उसको पास शो करा दें, अदरवाइज आप उसको कुछ भी ना शो करें। अब अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 40, आप देखें यहाँ पे ये मुझे पास शो करा है। इसी तरह से आप इस स्टेट में मल्टीपल कंडीशंस को भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अभी आपके पास एक सब्जेक्ट था, लेट्स से 2 सब्जेक्ट, अब दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं कंडीशन में, लेकिन उसके लिए आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करना पड़ता है, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं एक और सब्जेक्ट इनपुट ले लेता हूँ यूज़र से, उसकी वैल्यू मैथ मार्क्स, और वो मैंने मैथ मार्क्स की वेरिएबल में स्टोर करवा दी। अब मैं चाहता हूँ कि इसको भी चेक करें और मैथ्स की मार्क्स को भी चेक करें। अगर दोनों 40 या 40 से अबव है तब आप पास शो करें। तो यहाँ पे आप दोबारा कंडीशन लिखेंगे, मैथ्स मार्क्स जो वेरिएबल का नाम है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40। अब ये 2 कंडीशन तो आपने लगाई, लेकिन बीच में आपने कोई ऑपरेटर नहीं लगाया, तो यहाँ पे एरर आ रहा है। इन दोनों के बीच में कोई ऑपरेटर आएगा, और सबसे पहला जो ऑपरेटर हम डिस्कस करेंगे वो है एंड ऑपरेटर। उसके लिए आप यहाँ पे 2 दफ़ा एंड की साइन लिखेंगे। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके 7 को प्रेस करेंगे तो ये साइन आपके पास शो होगी। अब इसका मतलब ये है कि आप चेक करें, अगर इंग्लिश की मार्क्स 40 या 40 से अबव है और मैथ्स की मार्क्स भी 40 या 40 से अबव है, तभी आप पास शो करें। मतलब एंड में ये होता है कि जितनी भी आप कंडीशन लिखेंगे, अभी मैंने 2 लिखी हैं, 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, जब वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी, तब आपका रिजल्ट ट्रू आएगा और ये आपकी बॉडी चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। मतलब अगर दोनों में 40 आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, 40 या 40 से बड़ी वैल्यू आपके पास आ रहा है, लेकिन अगर आप किसी एक में 40 करते हैं, किसी एक में आप लेट्स से कम वैल्यू दे देते हैं, अब आपके पास पास शो नहीं हो रहा, यानी ये कंडीशन फॉल्स होगी। ये जब आप एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो जितनी भी उसके अंदर आपने कंडीशंस लगाई होंगी, आप यहाँ पे एक और कंडीशन भी लगा सकते हैं एंड, और तीसरा सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं देन। जब वो सारी कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी तब उसकी बॉडी चलेगी।
इसके अलावा एक और ऑपरेटर है, और के लिए आप 2 दफ़ा ये बार की साइन लिखेंगे, पाइप भी इसको कहते हैं। शिफ्ट प्रेस करके अगर आप बैक स्पेस के नीचे वाला बटन प्रेस करेंगे, आप बैक स्पेस के नीचे वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये साइन प्रिंट होगी। अब इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी कंडीशन आपने लगाई है उनमें से कोई भी एक अगर ट्रू हो जाती है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये कोड चलेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं इंग्लिश की मार्क्स देता हूँ 40 और मैथ की मैं कम दे देता हूँ, फिर भी ये रिजल्ट ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू आई थी। तो सिंपल इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एंड ऑपरेटर में आपकी सारी कंडीशंस को ट्रू होना पड़ेगा, तब आपके पास रिजल्ट ट्रू आएगा और आपकी बॉडी चलेगी इसकी। और में कोई भी एक कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो जाती है तो आपकी बॉडी चलेगी और कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको इसमें कोई भी बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।